Hello, class 11th. How are you? Okay, now I am going to start ये चैप्टर जो हमारा है वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में देखो, बहुत बेसिक बातें समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड होगा ऑफ कोर्स, और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पे मैं बाद में आता हूँ। कुछ क्वांटिटीज ऐसी मिलेंगे, पहले सिंपल लेते हैं एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। जैसे फोर्स समझो, फोर्स को डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि हम फोर्स यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, उसके बिना फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ जा रहा है डायरेक्शन बतानी पड़ती है, वेलोसिटी किस तरफ जा रहा है डायरेक्शन बतानी पड़ती है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है। तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। उसके बाद इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन इट डजंट ऑलवेज इंप्लाई दैट इट इज वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब कोई क्वांटिटी मैं क्लियर पहले बताता हूँ कि जैसे कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और वो वेक्टर लॉ, बेसिकली ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रही है, तो वो वेक्टर है। अब कौन सी वेक्टर नहीं है? तो कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है सॉरी, और मैग्नीट्यूड है, तो डेफिनेटली वेक्टर नहीं है। वो तो क्लियर है। जैसे मास हो गया, अब मास 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम होता है, उसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है। ऐसे डिस्टेंस, मैंने बोला घर से डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब कोई भी रास्ता हो सकता है। जो डिस्टेंस मैंने बोला था ना मोशन वाले चैप्टर में, लेंथ ऑफ पाथ, तो लेंथ जो है वो कहीं से भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ऐसे कुछ चीजें जिनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, जैसे मास बोल दिया मैंने और डिस्टेंस बोल दिया। जैसे टाइम है, हालांकि टाइम को एक अलग क्वांटिटी रखते हैं, कोई इसकी डायरेक्शन है, लाइक यूनिक है, लेकिन यूजुअली हम क्या मानते हैं, काउंट करना हमें 10 घंटे और 20 घंटे कितने होंगे, 30 घंटे होंगे। तो सिंपली ये चीजें तो वेक्टर नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। उसका सिंपल सा एग्जांपल दो है। एक तो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम सब जानते हैं डायरेक्शन तो होती है, बताते करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो करंट की डायरेक्शन तो है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है। जैसे एक तार में करंट ऐसे आ रहा है, एक तार में करंट ऐसे आ रहा है। ये 5 एम्पियर आ रहा है, ये 3 एम्पियर आ रहा है, और यहां से दोनों मिलके 8 एम्पियर निकले। अभी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सेम बात यहाँ पे फोर्स की ले लेते हैं। मान लो 5 न्यूटन फोर्स है और यहाँ 3 न्यूटन फोर्स है। आंसर क्या आएगा उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन वो एंगल पे डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे सपोज करो इस तार को मैं ऐसे कर देता हूँ, ये एंगल कर देता हूँ 60 डिग्री। तो ये 5 एम्पियर और ये 3 एम्पियर, ये अब भी 8 एम्पियर होगा। लेकिन अगर ये फोर्सेस की बात करूं, ये 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, और अब एंगल में 60 कर दूं, तो अब जो आंसर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिफरेंट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों का सम नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, 8 एम्पियर कर दिया हमने, हमेशा 8 होगा, क्योंकि वो स्केलर डायरेक्शन है जरूर, लेकिन वो वेक्टर नहीं। वेक्टर होने के लिए इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जैसे एक फॉर्मूला है, फाइनली हम इस तक पहुंचेंगे। सी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऑफकोर्स इस तक हम आएंगे। ये तरीका होता है, और इसको ऐड करने का तरीका सी इक्वल्स टू सिंपल ए प्लस माइनस बी। सेम डायरेक्शन में तो प्लस कर दोगे, अपोजिट है तो माइनस कर दोगे, करंट के केस में, और कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन यहाँ पर ये थीटा एंगल डिपेंडेंस होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर मान लो C1 है, यहाँ पर C2 है, या फोर्स F1 है, F2 है, ये डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में दोनों सेम होने वाले हैं। तो इसलिए करंट में डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। ऐसे ही एक और क्वांटिटी है, बहुत बाद में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, वो है प्रेशर। प्रेशर, जैसे हम इतना तो समझते, बलून है, बलून के अंदर हवा भरी है।
अब मैं पूछूं कि यहाँ प्रेशर कहाँ है, तो तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हो। यहाँ पे एक नीडल छुड़ो, तो जो एयर निकलेगी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर निकलेगी। यहाँ पे नीडल डाल दो, यू निकलेगी। यहाँ पे डाल दो, ऐसे निकलेगी। ऐसे ही मान लो कोई कंटेनर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, ऐसे ऐसे रैंडम सी शेप का कोई कंटेनर है, अजीब सा बना रहा हूँ मैं ऑफकोर्स। ऐसे इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब इस पॉइंट पर अगर तुम होल करोगे तो पानी ऐसे निकलेगा। इस पॉइंट पे होल करोगे यहाँ पे तो ऐसे निकलेगा। इस पॉइंट पे करोगे ऐसे। देखो, अब हर एक पॉइंट पर जो पानी निकल रहा है उसका प्रेशर डिफाइंड है, हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, और ऑफकोर्स प्रेशर होता ही है। तो प्रेशर की हर पॉइंट पर एक डायरेक्शन है, यहाँ पे भी और दोनों केस इन इस केस में। लेकिन ये क्लियर है कि प्रेशर हमेशा जहां से निकलेगा सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, पहले से क्लियर है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे फोर्स की बोलूं, वेलोसिटी की बोलूं तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रेशर प्री डिफाइंड है, डायरेक्शन प्री डिटरमाइंड है, इसलिए वो वेक्टर नहीं। तो इन दो के एग्जांपल सफिशिएंट है। करंट, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन से वो फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। और प्रेशर की डायरेक्शन पहले से हमें पता है, और वो क्लियर है कि हमेशा किसी भी सरफेस के नॉर्मल निकलेगा, चाहे वो गैस है जैसे बलून है, चाहे वो लिक्विड है। इसलिए वो वेक्टर नहीं है, प्री डिटरमाइंड है। इवन इसमें इस कैटेगरी में टाइम को भी रखते हैं। टाइम मूव्स ऑलवेज फॉरवर्ड, टाइम की डायरेक्शन कोई पूछे है, बिल्कुल है, इट मूव्स ऑलवेज फॉरवर्ड। एंड अगेन नॉट अ वेक्टर, बिकॉज जब ऐड करोगे सेम चीज, यहाँ पर प्रेशर को सिंपल ऐड करोगे तो सिंपल सिंपल तरीके से ऐड करोगे। दो, एक कंटेनर में तुमने एक प्रेशर रख रखा, मान लो 35, जैसे एयर भरते हैं हवा में, मान लो 20 है, तुमको 30 करनी है तो 10 और डालोगे, सीधे सीधे। उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि डायरेक्शन से कहाँ से डालोगे, कहीं से भी डालो, तो सिंपल ऐड होता है, इसलिए वो फैक्टर नहीं है। करंट, प्रेशर और टाइम, ये तीन अच्छे एग्जाम्पल हैं जिनमें डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर नहीं। और एक क्वांटिटी का कभी कभी जिक्र आता है, मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा डिटेल्स में। वो क्वांटिटी है टेंसर, सिर्फ सुन लो उसके बारे में। टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर तुम उसको अलग अलग दिशाओं से नापोगे, अलग अलग तरीके से, तो उसका मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा। ये रोटेशन एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर एक क्वांटिटी आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब मैं डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगा। अभी बहुत डिटेल में हम जाते नहीं, अननेसेसरी हम डिबेट हो जाते हैं। तो अभी हम वेक्टर और स्केलर की बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो कि कुछ डेफिनेशंस है टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहले मैं इसको प्रेजेंटेशन बताता हूँ कैसे होता है, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। देखो, एक सीधा सा तरीका है कि जैसे मेरे को वेक्टर दिखाना है, मान लो फोर्स दिखाना है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करो, पहले यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन करो। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक स्केल लेता हूँ। स्केल बोले तो मान लो मैंने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो मैं क्या करूंगा, एक 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचूंगा और उसकी डायरेक्शन ये रखूंगा। 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन शो कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन शो करेगा। और ये लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट पी है, एंड पॉइंट क्यू है, और यहाँ पर मैं एक एरो बना दूँ। अब ये देखो डायरेक्शन इसकी ऑब्वियस सी बात है, चाहे तुम यहाँ इसको बनाओ, चाहे तुम उसको यहाँ बनाओ, चाहे तुम यहाँ बनाओ, चाहे तुम यहाँ बना दो, कहीं बना दो, तो डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट की। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एरो हेडेड लाइन। इसके हेड पर एक एरो है, एरो हेडेड लाइन, जिसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताती है, और एरो की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन बताती है। तो एक तरीका इसका रिप्रेजेंटेशन का हो गया कि हम एरो हेडेड लाइन बनाएंगे जिसकी लेंथ उसकी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और एरो की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन को शो करेगी। और सिंबॉलिकली ऐसे दिखाएंगे, ये एफ का हमने साइन बनाया, फोर्स को एफ से लिखा, और ऊपर एक तीर का मार्क लगा दिया, लाइक दैट। इन जनरल हम कोई वेक्टर ए लेंगे, उसके ऊपर ए ऐसे लिख देंगे, बी लेंगे, उसके ऊपर ऐसे कर देंगे। तो दोनों तरीके हो गए, इसको ग्राफिकल मैनर बोलते हैं, इसको सिंबॉलिक मैनर बोलते हैं। तो इसके बाद हम डेफिनेशंस पर आते हैं, इक्वल वेक्टर्स। देखो, बड़ी काम की चीज है, वैसे बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस लगती हैं, लेकिन है बड़ी काम की। मैं उसमें बताऊंगा कैसे।
Equal vectors, two vectors A and B are said to be equal when they have equal magnitude and same direction. बहुत सिंपल सी बात है, बोलोगे इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं कि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो भाई इक्वल हो गए ऑफ कोर्स। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखो, उसको मैं बोलता हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वो कैसे देखो, मैं लिख देता हूँ उसको, कलर चेंज कर लेते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये बहुत काम आएगी आगे। पहले तो इक्वल वेक्टर समझ लो भाई, ऐसा है कि दो वेक्टर है, ये ए और ये बी। एक बात और कि पहले तो इन वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है डेफिनेटली। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि दोनों एक ही चीज को शो कर रहे होने चाहिए, यानी दोनों फोर्स को शो कर रहे हैं तो फोर्स को करने चाहिए। ऐसा नहीं एक फोर्स को कर रहा है एक वेलोसिटी को कर रहा है, दोनों ही फोर्स को कर रहे होंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि सपोज करो ये वही फोर्स थी 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, मान लो ये वही थी, तो चाहे तुम इसको ए से शो करो चाहे बी से शो करो, फोर्स तो वही रहने वाली है। एक बात, दूसरा, अगर मैं इनकी जगह एक दूसरे से मतलब अदल बदल कर दूं, मान लो ये मैं बी को यहां ले आऊं और ए को यहां ले जाऊं, कर सकता हूं। तो ए वही रहा, डायरेक्शन तो वही रहे, बी वही रहा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। एक काम और कर सकता हूँ, इस ए को मैं ऐसे उठा के 3D में ऐसे ले जाऊं कहीं भी, तो उसका मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन भी वही है। तो मैं एक्चुअली, अब मैं एक बात समझो कि मैं फ्री हूँ किस चीज के लिए, कि ये वेक्टर का टेल, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो एरो वाला हिस्सा है इसको हेड बोलते हैं और पीछे वाला हिस्सा टेल है। यानी कि जो हम वेक्टर्स लेते हैं अक्सर, ठीक है, सभी की बात नहीं करते, एक्सेल और आगे एक वेक्टर आएगा, जो हम वेक्टर्स लेते हैं उनमें एक बात खास होती है, उनके टेल और हेड कोई फिक्स नहीं है, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। कंडीशन क्या है, इसकी डायरेक्शन वही रहे, लेंथ वही रहे, हमें तो यही शो करना है, डायरेक्शन वही रखनी है, डायरेक्शन शो करनी है और मैग्नीट्यूड शो करना है, वो हो रहा है। तो हम इसको पूरे इस 3D स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब एक वेक्टर को उठा के हम किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कंडीशन ये है डायरेक्शन नहीं बदलनी और उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदलना, तो दैट इज कॉल्ड इट्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का रिजल्ट निकल के आता है यहाँ। उसके बाद है पैरेलल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल, अब ये समझना यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का सेम क्वांटिटी शो करना जरूरी नहीं है, फोर्स और वेलोसिटी भी हो सकता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हो सकता है, दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, क्वाइट सिंपल, तो सेम डायरेक्शन में है तो वो पैरेलल है। हाँ, आगे इसमें एक काम की बात आएगी, वो यूनिट वेक्टर की बात बताऊंगा। एंटी पैरेलल तो ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल का जस्ट अपोजिट। को लीनियर वेक्टर्स एक ही लाइन से पास होने वाले, इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो को लीनियर, ऐसे लेता हूँ को लीनियर और को इनिशियल, या तो देखो कि सपोज करो कि एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा है। तो इसमें ये दोनों वेक्टर्स F1 और F2 ये कोलिनियर है, एक लाइन के अलावा, बस इतनी सी बात है, उसमें और कुछ अभी विशेष बात है नहीं। ये अपोजिट भी होते, मान लो F2 की डायरेक्शन इधर होती तो भी कोलिनियर कहलाते हैं, बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ विशेष ऐसा है नहीं। जीरो वेक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीरो वेक्टर क्या है कि अगर मैंने किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव साइड कर दिया, अभी इसमें नेगेटिव की डेफिनेशन नहीं आई, मैं वो बता देता हूँ नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो देखो, बहुत सीधी सी बात है, देखो कोई मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर मान लो मैं बोलूं फोर्स ऑफ, ये एफ एक फोर्स है जो कि सपोज करो एफ एक फोर्स है 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, ठीक है। एक दूसरी फोर्स है F2 जो कि 20 न्यूटन अलोंग वेस्ट। अब दोनों का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। अब एक बात मान लो ये ईस्ट है
और ये वेस्ट। अब ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि F2 इज माइनस ऑफ F1 या F1 इज माइनस ऑफ F2। आई होप यू आर गेटिंग। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स, और कोई वेक्टर अकेला है, इसका तुम्हें खुद का नेगेटिव बनाना तो कुछ मत करो, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो बस, ये माइनस है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। ओके, बस इतनी सी बात है। अब जीरो वेक्टर कैसे है कि मान लो मैंने क्या किया, किसी वेक्टर ए को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दिया। यहाँ में वेक्टर एडिशन में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बहुत सीधी सी बात है, कोई चीज उसके नेगेटिव से जुड़ेगी तो जीरो आएगी। अब वेक्टर और वेक्टर का सम भी वेक्टर होना चाहिए, जैसे 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम जो है तो किलोग्राम में आएगा, मीटर प्लस मीटर मीटर में आएगा। तो उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए जो इसका रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, लेकिन उसको वेक्टर बोला जाएगा। कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है। और जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की एक खास बात होती है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट, मतलब हम कह नहीं सकते क्या डायरेक्शन, हम उसकी डिफाइन नहीं करें, बस इतना लिखना है और कुछ करना नहीं है ना, हमको उसकी डिटेल्स में जाना है। मैथ्स वाले जो है उसकी बहुत डिटेल्स में इंडेफिनिट फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म में अपनी मैथ्स के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो पूछा जाएगा तो इनडिटरमिनेट डायरेक्शन होती है। जीरो वेक्टर ये रहा, a vector having zero magnitude and arbitrary direction। इन्होंने arbitrary वर्ड बोला है, मैंने बोला indeterminate, not known to us, एक ही मतलब है दोनों का, एज अ जीरो वेक्टर। उसके बाद ये बड़ी मजेदार चीज है यूनिट वेक्टर। देखो अब एक शानदार चीज, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो पहली बार, और वो वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 है और वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन भी शो कर रहा है। अब इसका एक सली का तरीका कैसे होता है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन होती है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, मान लो मैं ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सपोज करो 40, और डायरेक्शन ऐसे, अभी मैं स्टार्टिंग में ऐसी डायरेक्शन ले रहा हूँ जो समझ में आ जाए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दो डंडे ऐसे बना दूंगा, इसको मॉडुलस बोलते हैं, और शॉर्ट में हम इसको मॉड बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ दो डंडे बना दूं और मैं खाली 40 लिखूं, मतलब इसके डायरेक्शन से फ्री कर दिया मैंने उसको, जब दो डंडे लगा दिए, तो अगर मैं एक को इसके मॉड से डिवाइड करूंगा तो जो वेक्टर मुझे मिलता है वो कहलाता है यूनिट वेक्टर, जिसको दिखाते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी टोपी लगा देते हैं, इसको ए कैप बोलते हैं, कैप बोलते हैं इसको। तो पूरा क्या पढ़ेंगे, ए कैप। तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट क्यों हुआ पहले समझो। देखो अगर मैं इसके दोनों तरफ डंडा लगा दूं और इधर भी डंडा लगा दूं, इसका मतलब मेरे को उसकी लेंथ से लेना देना है। तो ऊपर ए पे डंडा आ गया, नीचे तो ए पे डंडा था ही था, तो ए पे अगर मैंने दोनों तरफ डंडे लगा दिए, मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया, तो वो हो गया 40, और नीचे भी हो गया 40, 40/40 हो गया। तो ए कैप का जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट नाम इसलिए होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है पहली बार। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो अब एक बात यहाँ पे देखो कि मैं इसको लिखता हूं ऐसे, ए कैप बराबर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो इसको लिखूंगा ए कैप 40 और आगे नॉर्थ ईस्ट, और नीचे यूनिट भी कर लूंगा, इसको कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है, और नीचे भी 40। लेकिन जब मॉड ले लिए तो डायरेक्शन से फ्री हो गए, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं आएगी, खाली जगह रहेगी। अब 40 से 40 काट दो, बचा क्या, नॉर्थ ईस्ट। इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग चीज होगी कि डायरेक्शन को क्या मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। यस, ये रहा तरीका। एक यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या शो कर रहा है, ओनली डायरेक्शन और कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन ओनली। जो भी स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिए, तुम्हारे जो मर्जी आगे हम पढ़ते चलेंगे तो बहुत सारी नेचर में इन्फानाइट पॉसिबल डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो ज्योग्राफिकल है,
इनफाइनाइट कैसे है, एक पॉइंट से रेज निकालो, कितनी डायरेक्शन में निकाल सकते हो भाई, कितनी डायरेक्शन, इनफाइनाइट। तो डायरेक्शंस कितनी पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में से किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करने का जो हमारा मैथमेटिकल तरीका है वो यूनिट वेक्टर है। बड़ी शानदार सी चीज है कि यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, ओनली डायरेक्शन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताता हूँ, वो क्या है देखो। यूजुअली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक फोर्स है जिसके वैल्यू मान लो 40 न्यूटन है, और इसकी डायरेक्शन ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट मान लो ये है, ठीक है। और वेलोसिटी भी मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ वेस्ट है। अब कोई यहाँ मुझसे पूछे कि मैं फोर्स और वेलोसिटी को सेम कह सकता हूँ क्या, एफ और बी, क्या सेम बोल सकता हूँ? भाई मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, नहीं कह सकता क्योंकि टाइप अलग है। तो लेकिन अगर कोई पूछे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी नहीं हो सकता, यूनिट आएगा साथ में। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एफ कैप और वी कैप, देखो तीनों चीजें ये तो कैसे भी सेम नहीं हो सकते, ये भी सेम नहीं होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में यूनिट तो आएगा, इसका न्यूटन इसका मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैंने एफ कैप लिख दिया तो यूनिट के बाद इसका खुद का कोई लेना देना रहा ही नहीं। एफ कैप अगर मैंने लिख दिया तो वो फोर्स रहा ही नहीं, वी कैप मैंने लिख दिया तो वेलोसिटी रहा ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन ए कैप लिख दिया तो एक्सेलरेशन रहा ही नहीं, वो खाली एक डायरेक्शन बन गया। तो एफ कैप एक डायरेक्शन है, वी कैप एक डायरेक्शन है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैं यहाँ बराबर का साइन लगा दूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यूनिट वेक्टर को लेकर के, जो कि नॉर्मली बुक्स में लिखी रहेगी, प्रॉब्लम्स में आती रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा किताबों में नहीं है तो मेरे को कुछ ज्यादा पता है, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम्स करते जाएंगे तो वहां से पता लगता जाएगा। ये यूनिट वेक्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मतलब क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस, इनका एक स्टैंडर्ड दिया गया इनका यूनिट वेक्टर। आई कैप एक्स को, जे कैप वाई को, के कैप जेड को। तो अगर तो मैंने लिखा कहीं पे 5 i कैप, तो इसका मतलब ऐसा वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, कितनी लेंथ है 5। और अगर मैं लिख दिया 6 j कैप, तो वेक्टर जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ऐसे जेड के अलॉन्ग आएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो इसका कॉम्बिनेशन काम में आता है वो कैसे है कि सपोज करो मैं एक प्लेन में बात कर लेता हूँ कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और वाई प्लेन है। अब ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 10 और ये 5। तो एक्चुअल में कैसा बना, यहाँ 10 चले इधर 5 चले, तो ये मान लो इसको वेक्टर आर बोल दिया मैंने। अभी आर बना कैसे देखो, 10 चला अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 5 चला अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड, उनको हम इस तरह से यूज करते हैं, और उनका डेफिनेटली बहुत सारा यूज है। पोलर एक्सेल, जैसे मैं तुमसे कहा था अभी कि मैंने कहा था एक वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। जो हम नॉर्मल वेक्टर्स जितने भी पढ़ेंगे, एक्सेप्ट जब हम रोटेशन मोशन पढ़ेंगे, तो रोटेशन से पंखा रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो भी चीजें आएंगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, टॉर्क आएगा, एंगुलर, वो सब एंगुलर टर्म आएंगी, उसमें जो वेक्टर है वो लॉन्ग एक्सेस होते हैं। जैसे पंखे का एक्सेस है, कोई भी चीज जो घूमती है उसका एक्सेस होता है, तो वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। उनको छोड़ के बाकी जितने वेक्टर्स हैं, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, जो भी हम लीनियर मोशन जो भी हम पढ़ेंगे नॉर्मल, वो सारे पोलर वेक्टर हैं। पोलर वेक्टर की खासियत है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, और वो कहीं फिक्स नहीं होता। एक्सियल वेक्टर हम डिटेल में, मैंने कहा ना आगे पढ़ेंगे, बस उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कोई डिफाइंड नहीं है, बस एक डायरेक्शन होता है। कोप्लेनर एक प्लेन में आने वाले, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पहले एक बात समझो कि ऐसा है कि वेक्टर का जो एडिशन हम करते हैं, अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्शन को ऐड करने का तरीका, अगर डायरेक्शन है क्वांटिटी में, मान लो दो फोर्सेस तुम ऐड करो, दो वेलोसिटीज तुम ऐड करो, दो एक्सेलरेशन ऐड करो, तो उसका तरीका नॉर्मल तरीके से अलग कैसे और क्यों है, क्यों तो मैं बता चुका कि भाई
उसमें तुम कह सकते हो कि व्हेन साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे थे, न्यूटन जो भी वर्क कर रहा था, तो मल्टीपल फोर्सेस जब उसने जोड़ के देखी, एंगल बदल रहा था, तो उसमें रिजल्ट सा लगा रहे, तो उसको एक क्लिक किया कि भाई साइंटिस्ट था कि भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा कि जब मैं फोर्सेस ऐड कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहा है। नॉर्मली हम सोचें कि मान लो एक गाड़ी को हम, दो लोग एक 100 न्यूटन की फोर्स लगा सकता है, दो आदमी 100 न्यूटन, दो दो 100 न्यूटन की, 100 100 न्यूटन लगा सकते हैं। अब दोनों मिलके अगर फोर्स लगाए तो हर को बोलेगा 200 न्यूटन लगेगा, नहीं। अब आगे पीछे से लगाए तो भाई जीरो हो गया। अब यही दो आंसर पॉसिबल हमें आते हैं, एक तरफ लगाए तो कितना 200, अपोजिट लगाए तो जीरो। लेकिन अगर तुम सोचो कि थोड़ा सा टिल्ट करके लगा दो, तो उस कंडीशन में ना तो 200 आएगा ना जीरो आएगा, आंसर कुछ और आता। तो वो सब डिस्कवरी क्या थी क्या नहीं, उस डिटेल में हम नहीं जाते। वो डिस्कवरी करके हमारे सामने एक रिजल्ट दिया हुआ है कि ओवरऑल मैथमेटिक्स में से एक ट्रायंगल वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली मैथमेटिक्स का पार्ट है। उसमें ऑलरेडी एक ट्रायंगल लॉ रखा हुआ था, उस ट्रायंगल लॉ को उठा के न्यूटन ने यूज किया, तो उसको अपने उसमें अपने थीसिस में शामिल किया। तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो यहाँ पर, उसके हिसाब से वेक्टर्स ऐड होते हैं। अब वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं तुम्हें यहाँ पे सीधा बताता हूँ, वो ये कहता है कि अगर तो तुम्हारे पास दो वेक्टर से तुम्हें ऐड करने हैं, जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, तुम्हें इसको ऐड करना है। तो अभी जैसा मैंने बताया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो शिफ्टिंग भाई इसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, बशर्ते इसकी डायरेक्शन ना बदले और लेंथ ना बदले। तो उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। कैसे? ये हेड टू टेल रख देते हैं, ए का हेड खत्म हो रहा है और बी का टेल चालू हो रहा है। अब ऐसे में तीसरा वेक्टर जो पहले के टेल से मिल रहा है, दूसरे के हेड से मिल रहा है, ऐसे में ये जो तीसरा वेक्टर होगा सी, ये दोनों वेक्टर्स का सम बताएगा। इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। इसकी डिटेल्स जो है, ये किस तरह से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।